फैसिलिटी मौजूद है साइबर नाइफ की, ये दुनिया के बहुत कम ममालिक में है। और इसी के डायरेक्टर हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे पूछेंगे साइबर नाइफ है क्या और अब तक ज़ाहिर कितने मरीज़ों का इलाज हो चुका और मौसी मर्ज है कैंसर किस स्टेज पर लाया जाता है इनके पास और इनको किन किन एदादात से इनकी खदमात के हवाले से नवाजा गया, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आम लोगों को शायद अब भी इस हवाले से अवेयर नहीं है साइबर नाइफ के हवाले से, ये है क्या और ये रोबोटिक सिस्टम है और दुनिया किन ममालिक में है और ज़ाहिर पाकिस्तान में उनमें से एक मुल्क में ये बहुत सी बात है कि लोगों को ये फैसिलिटी मिली है और ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे ज़ाहिर NGOs भी शामिल हैं और हुकूमत तो ये सब कुछ कर ही रही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप रोशनी डालें, फिर मैं पूछूँ आपसे कि फिर पेशेंट एड फाउंडेशन क्या है और उसका क्या किरदार है। लेकिन पहले थोड़ा सा साइबर नाइफ के हवाले से बता दीजिए। जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर साइबर नाइफ, टोमोथेरेपी, कैंसर के ट्रीटमेंट की फैसिलिटी क्रिएट हुई है जो रेडिएशन के साथ कैंसर को ट्रीट करता है। साइबर नाइफ जो है वो एक रोबोट है और ये रोबोट अर्ली स्टेज के कैंसर को क्योर करता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 3 साइबर नाइफ हैं, 2 से पेशेंट ट्रीटमेंट होते हैं, 1 टीचिंग ट्रेनिंग के लिए और इसी तरह टोमोथेरेपी का सिस्टम है तो 2 टोमोथेरेपी के यूनिट्स लगे हैं, वो भी रेडियोथेरेपी के साथ कैंसर को ट्रीट करते हैं। डॉक्टर, कैंसर के स्टेजेस जहाँ तक मेरी नॉलेज में 4 स्टेजेस होते हैं, तो आप लोग किन किन स्टेजेस तक पेशेंट्स को साइबर नाइफ के थ्रू क्योर करते हैं? तो साइबर नाइफ जो है वो एक सर्जरी करता है, ठीक, इट्स अ साइबर नाइफ रोबोटिक रेडियो सर्जरी। तो सर्जरी जनरली तभी मुमकिन होती है जब अर्ली स्टेज पे डिजीज हो। तो साइबर नाइफ फर्स्ट या सेकंड स्टेज, साइबर नाइफ अर्ली स्टेज 1, 2 के केसेस को क्योर करता है, ठीक, और अदरवाइज जो टोमोथेरेपी है उसके ऊपर स्टेज 1 to 4 के केसेस होते हैं। ठीक, लेकिन बाज़-औक़ात किसी मरीज में जैसे कोई ब्रेस्ट कैंसर हो, उनका बाज़-औक़ात होता है कि ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट हो गया, उनमें बाज़-औक़ात बीमारी फैल के ब्रेन में आ जाती है, सही, तो उस लिहाज से तो स्टेज 4 बन जाता है, लेकिन वो भी साइबर नाइफ उसको क्योर करता है। अल्लाह का शुक्र है कई 100 केसेस जो ब्रेस्ट के कैंसर फैल के दिमाग में आए उनको हम ट्रीट कर चुके हैं। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की बीमारी क्या है, उसकी लोकेशन क्या है ट्यूमर की, उसको देख के फिर अकॉर्डिंगली फैसला किया जाए। और आप लोग किस किस तरह के कैंसर को क्योर करने के लिए साइबर नाइफ डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है? लेकिन जब मरीज को कैंसर होता है तो 3 तरह के तरीके इलाज होते हैं जी। एक होता है सर्जरी जो सर्जन करता है जी। एक होता है कीमोथेरेपी जो खाते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, और एक होता है रेडिएशन से ट्रीटमेंट। ठीक, तो वो कैंसर जो रेडिएशन के साथ ट्रीट किए जाते हैं उनमें फिर कुछ कैंसर की साइबर नाइफ से हम रेडिएशन से सर्जरी कर देते हैं और टोमोथेरेपी से उनकी हम रेडियोथेरेपी कर देते हैं। ठीक, लेकिन बहुत से कैंसर मरीज पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें एक तरीका इलाज काफ़ी नहीं होता, सर्जरी के साथ रेडिएशन चाहिए होती है या कीमो के साथ रेडिएशन चाहिए होती है। तो वो बीमारी या कैंसर की टाइप के ऊपर फैसला होता है। हर तरह का कैंसर रेडिएशन से ट्रीट नहीं होता। एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन यही था आपसे कि किस किस्म का कैंसर, जैसे आपने ब्रेस्ट कैंसर का स्पेसिफिकली बताया, इसके अलावा ऐसे कौन से कैंसर हैं? बहुत तरह के हैं कैंसर, तो किस तरह के कैंसर को क्योर करता है? मैं अगर सिंपल मैसेज देना चाहूँ, अगर किसी के ब्रेन में ट्यूमर हो, ठीक है, तो उसको जरूर चाहिए कि साइबर नाइफ से रब्ता करे। अगर किसी को प्रोस्टेट का ट्यूमर हुआ है, ठीक, और वो स्टेज 1 है, तो आज की दुनिया में साइबर नाइफ से बेहतर तरीका इलाज कोई नहीं। तो उसको चाहिए कि वो साइबर नाइफ से रब्ता करे। इसी तरह अगर पेशेंट का किसी दूसरे ऑर्गन के अंदर भी, इवन लंग के अंदर भी अगर स्टेज 1 का ट्यूमर है, तो उन पेशेंट्स को भी साइबर नाइफ से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन ब्रेन, स्पाइन और प्रोस्टेट, ये 3 चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिनके लिए साइबर नाइफ आइडियल मोडेलिटी है। ब्रेन के ट्यूमर भी, हर तरह का ब्रेन ट्यूमर नहीं, लेकिन ज़्यादातर के ब्रेन ट्यूमर जो हैं वो साइबर नाइफ के साथ क्योर हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें किन मराहिल से गुजरना पड़ता है एक मरीज़ को जब आपके पास वो आते हैं, जब उसे पता चलता है कि जनाब इस हद तक बढ़ चुका है और अब उसमें सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है? देखिए, मरीज़ जब आता है तो सबसे पहले उसका CT स्कैन या MRI को इस तरह की इमेजिंग होती है। इमेजिंग के बाद वो पता लगता है कि वो ट्यूमर किस जगह के। स्टेज 1 के ट्यूमर का मतलब ये होता है कि वो जिस ऑर्गन के है उसी के अंदर है, उससे बाहर नहीं निकला, उसके कैप्सूल को नहीं टच किया, 2 में उसको कैप्सूल टच किया, 3 में बाहर निकल गया और 4 में किसी दूसरे ऑर्गन में फैल गया। तो ये हर मरीज़ की, कुछ मरीज़ों में CT पे बहुत अच्छा पता लगता है, कुछ में MR पे पता लगता है, कुछ मरीज़ों में PET CT स्कैन भी कराना पड़ता है। JPMC वाहिद सेंटर है जहाँ पे कोई 4000 के करीब फ्री PET CT स्कैन हर साल होते हैं। पाकिस्तान में कोई नहीं करता इतने फ्री PET CT स्कैन, और वो भी कैंसर की डायग्नोसिस और स्टेज के अंदर हेल्प करते हैं।
तो उससे फिर पता लगता है किस तरह की स्टेज ऑफ डिजीज़ है और फिर आप अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अच्छा, मरीज का मर्ज देखते हुए फिर उसको टाइम दिया जाता है कि जी ये बहुत जल्दी इनको देखना है हमने, उसके बाद थोड़ा सा जो अर्ली स्टेज पर हैं उनको बाद में देख लेंगे? देखिए, दो तरह के पेशेंट्स हैं। एक वही हैं कि जिनको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। तो अब अगेन आपके पास पाकिस्तान के अंदर कोई 220 मिलियन की आबादी है और इस पूरे पाकिस्तान के अंदर 90 लीनियर एक्सेलरेटर्स भी नहीं है, ठीक है। अगर हर मरीज़ अगर हम चाहें कि हर मरीज ट्रीट हो रेडिएशन के साथ, तो कुछ 420 के करीब लीनियर एक्सेलरेटर यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो वो एक कैपेसिटी का इशू आता है, लेकिन उसमें प्रायोरिटी ये होती है कि जो क्योरेबल डिजीज़ हो उसको प्रायोरिटी दी जाए। कोई ऐसी स्टेज ऑफ डिजीज़ के ऊपर है कि वो क्योर नहीं हो सकता, तो उसको हमारे पास एक कोबाल्ट की मशीन है, फिर उसके ऊपर ट्रीट करते हैं। और जो क्योरेबल इस तरह के अर्ली स्टेज के होते हैं उनको हम साइबर एंटोमो पे मैनेज करते हैं। यानी जो तरीका इलाज है कैंसर के खासतौर पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो तीनों तरीक़ार इलाज जो है पाकिस्तान में मौजूद भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग उससे सेहतियाब भी होते हैं और जनाब में मुफ्त भी हैं। अदरवाइज हर जगह बड़ी बात यह है कि मुफ्त है, जनाब में हर तरह की कैंसर की सर्जरी भी होती है, जनाब में कीमोथेरेपी भी होती है। हर तरह की कीमोथेरेपी जनाब में अवेलेबल नहीं है, महंगी वाली नहीं है, लेकिन जो बेसिक कीमोथेरेपी है वो जनाब में अवेलेबल है। जो अर्ली स्टेजेस के लिए, अर्ली स्टेजेस के लिए नहीं, स्टेज 1 to 4 के लिए, लेकिन उसमें जो बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन है वो अवेलेबल नहीं होती है, जो इम्यूनोथेरेपी है। लेकिन जो बेसिक कीमोथेरेपी की मेडिसिन हैं वो जनाब में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। और फिर रेडिएशन से जो रेडियोथेरेपी, रेडियो सर्जरी वो भी अवेलेबल है। सही। अच्छा डॉक्टर, आपसे पेशेंट्स एड फाउंडेशन के बारे में भी पूछना चाहेंगे। ये क्या फाउंडेशन है और लोगों की किस तरह मदद कर रही है, किस तरह आपकी फाउंडेशन आपकी है? आई गेस जी। तो ये मैं उसका बोर्ड मेंबर हूँ जी, माशाल्लाह। तो पेशेंट्स एड फाउंडेशन एक इदारा है जो 1990 से JPMC के अंदर काम कर रहा है। देखिए, कोई भी फैसिलिटी चलाने के लिए आपको बिल्डिंग चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, स्टाफ चाहिए और मेडिसिन चाहिए। बिल्कुल। तो JPMC में पिछले 12 साल में पिछले 13 साल में अभी तक जना हॉस्पिटल जो 1100 बेड का था, यहाँ पे 1108 नए बेड पेशेंट एड फाउंडेशन ने कंस्ट्रक्ट किए हैं। आपकी यहाँ बिल्डिंग से बाहर आपको सर्जिकल कॉम्प्लेक्स नजर आता होगा 550 बेड का। इसी तरह जनाब जाएं तो 230 बेड का न्यूरोलॉजी है, 90 बेड का क्रिटिकल केयर है। इसी तरह और वार्ड्स बनाए हैं। इस वक्त 600 बेड का मेडिकल टावर जनाब में पेशेंट एड फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कर रही है। 7 स्टोरीड एम्प्लॉयज विंग कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो जितनी भी नई कंस्ट्रक्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पेशेंट एड फाउंडेशन 1100 कर चुकी है, 600 इन पाइपलाइन है। उसके अंदर जो इक्विपमेंट है उसके लिए पेशेंट एड फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलकर काम करती है ताकि एक क्वालिटी का इक्विपमेंट भी वहाँ पे लगाया जाए। और जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें ज़्यादातर हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसको फुलफिल करे। और इसी तरह से हमारा अल्लाह के शुक्र है जना हॉस्पिटल आपके सामने ट्रांसफॉर्म हो रहा है। 3-1 साल में जना हॉस्पिटल अभी काफ़ी चीज़ें उसकी ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं और बाकी भी इंशाल्लाह 3-1 साल में पूरा ट्रांसफॉर्म। बिल्कुल, सुन के बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान में उन लोगों के लिए ये काम हो रहा है जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो बल्कि अफोर्ड भी कर पाते हैं, उनके लिए भी जदीद इक्विपमेंट्स जिना हॉस्पिटल में मौजूद हैं और वहाँ पे जाके वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और जो ट्रीटमेंट किसी और हॉस्पिटल से शायद ना हो पाता हो, जिना हॉस्पिटल वो पेशेंट्स इजीली ले लेता है और उनका क्योर भी मुमकिन है। अच्छा, जिस तरह ये साइबर नाइफ के आप जो है डायरेक्टर हैं, आपसे जानना चाहेंगे साइबर नाइफ किस तरह पाकिस्तान में आया, क्या आइडिया था इसके पीछे? क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो नहीं अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाते। वजह क्या बनी? सही, बहुत से सवाल है, वजह क्या बनी इसकी? तो ऐसा है, पहली बात मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं अब वॉलंटियर हूँ। मैं 2000 जिना हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी, और मेरे पास एडिशनल चार्ज था रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर का। मैं 2023 में रिटायर हो गया था। मैं अब एज अ वॉलंटियर सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जिना हॉस्पिटल में होता हूँ। ये हमारा जो इदारा है पेशेंट एड फाउंडेशन, मैं उसका बोर्ड मेंबर। पेशेंट्स एड फाउंडेशन जैसे मैंने बताया कि कोशिश कर रही है कि ये जो इंस्टीट्यूशन जो कायदे आज़म के नाम पे है उसको पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर उसकी उसी स्टेचर पे लाया जाए जो वो डिजर्व करता है। और मेरा जो आप साइबर नाइफ वाला कहें तो मेरी वालदा को 2011 में कैंसर हुआ और 2011 में मुझे एडिशनल चार्ज बनाया, इसका इंचार्ज बनाया गया रेडियोथेरेपी का। ठीक है, वो उस बैकग्राउंड के अंदर है कि हमने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया। उस वक्त पता लगा ये होना चाहिए। फिर अब्दुल सत्तार एदी साहब ने इस प्रोजेक्ट के अंदर भी जो पहला साइबर नाइफ था $7.5 लाख दिए। और इस वक्त भी उनके जो बेटे हैं फैसल एदी साहब, उन्होंने हमारे बोर्ड की अभी अप्रूवल पेंडिंग है, होपफुली नेक्स्ट वीक में हो जाएगी। तो पाकिस्तान के अंदर जिना अस्पताल के अंदर हम ब्रेस्ट की रेडियोथेरेपी का वो फैसिलिटी क्रिएट करने लगे हैं
जो इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत चंद जगहों पे है, वो ये कोई $4 मिलियन का यूनिट्स हैं, फैसिलिटी है, और उसके अंदर जो मरीज़ को इस वक्त जो ब्रेस्ट रेडियोथेरेपी दुनिया भर में होती है, उसमें मरीज़ को जब लेफ्ट ब्रेस्ट में कैंसर हो तो उसके हार्ट को नुकसान होता है। सही। जो नई टेक्नोलॉजी होगी इसके अंदर उसके हार्ट को नुकसान नहीं होगा। अभी ये फैसिलिटी पाकिस्तान में तो बिल्कुल कहीं नहीं है, और वर्ल्ड वाइड भी दुनिया में 13,000 मशीन हैं, लेकिन उसमें कोई 2,000 मशीनों के में अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह हम ब्रेस्ट कैंसर मैंने अपनी लाइफ फ्री कैंसर केयर के लिए वक्त की हुई, तो बस उसमें जो भी कोशिश है उसको हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर करें। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा सी रोशनी डालिए, बहुत बाद में जाके पता चलता है किसी भी शख्स को कैंसर के हवाले से कि जनाब ये आपको बड़ा कहा जाता है खामोश मर्ज है, ये पता नहीं चलता इब्तदाई सतह पर। वजूहात क्या बनती हैं इसकी? आजकल बहुत ज़्यादा ये सुनने में आता है। नहीं, उसमें सबसे पहले तो हम ये इस पे कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो कराची में मुंह का कैंसर जो है ये कुछ 33 से 45% है, ठीक है। तो ये कैंसर जो है पूरी दुनिया में मुंह का कैंसर 5% होता है, कराची में ये मैं कहने एज एन एवरेज कर लें 40%। 40, और ये प्रिवेंटेबल है, ये पान गुटके से होता है। लेकिन आप लोगों को हम आज भी वो वालिद को लाते हैं, कोई वालिद अपने बेटे को ला रहा होता है, 25 साल का बेटा होता है, उसको मुंह का कैंसर हो गया होता है, और वो स्टेज पे होता है कि वो इलाज होता है, उसके बावजूद बाप भी खा रहा होता है और पोता भी खा रहा होता है। तो ये कैंसर कुछ तो हैं जो प्रिवेंटेबल है, अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन अदरवाइज कुछ कैंसर हैं जो जेनेटिक्स में होते हैं। अब जो चीज़ जीन में आ रही है, एंजेलिना जोली बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उसने अपने ब्रेस्ट 30-35 साल की उम्र में रिमूव करा दिए, क्योंकि उसको था कि जेनेटिकली उसको ब्रेस्ट कैंसर होना था। सही। तो अब जो चीज़ जीन्स में आ रही है उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें भी ये है कि अर्ली स्टेज की स्क्रीनिंग करा के अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो तो 100% क्योर होता है। तो एक जो मिथ है कि कैंसर के बारे में, वो तो ख़त्म होनी चाहिए कि कैंसर इज़ क्योरेबल। इट इज़ 100% क्योरेबल। हाँ, अब ये होता है कि जब मरीज़ को उसके कोई सिम्टम्स होते हैं, गुठली होती है या कोई और सिम्टम होते हैं, वेट लॉस होता है, बलगम में खांसी में खून आता है, ठीक है, पखाने में खून आता है, पेशाब में खून आता है, वो इंसान जो है बहुत अक्सर सेल्फ डिनाइल में रहते हैं, वो जाते नहीं राब्ता। अगर टाइमली राब्ता किया जाए तो हर तरह का कैंसर अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के ज़माने में क्योरेबल है। ठीक। अच्छा, जो साइबर नाइफ जो एक्चुअल रोबोटिक मशीन है जिसके थ्रू क्योर किया जाता है कैंसर को, उस मशीन का ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से जो मैंने सुना कि वो विदाउट बेहोश किए और पेशेंट होश में ही होता है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए, मैं कहता हूँ कि दिस इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू सर्जरी। ओके। तो सर्जरी तो 150 साल से हो रही है, साइबर नाइफ जो है अभी कुछ 20 साल से शुरू हुआ है। सही। तो अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी बीमारियां हैं जहाँ पे अब किसी को अगर कान के पीछे एक एक्यूस्टिक न्यूरोमा एक ट्यूमर है, किसी की दिमाग के अंदर नस का गुच्छा एवी मेलफॉर्मेशन है, या मेनिंजियोमा है, या ब्रेन के अंदर मेटास्टेसिस है, तो कुछ बीमारियों के अंदर तो साइबर नाइफ ने सर्जरी को टोटल आउट कर दिया। क्यों? कि इसके रिजल्ट्स के अंदर इतनी सेफ्टी है, सेफ्टी के साथ पेशेंट के लिए कन्वीनियंस है। किसी बंदे को ब्रेन का ट्यूमर हो, स्कल खोल के सर्जरी कराए, वो 6 महीने बेड से नहीं उठता। लेकिन इसमें यह है कि कोई बेहोशी नहीं, कोई पेन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई एनेस्थीसिया नहीं, वो मरीज है, उसने जाके मशीन के सामने लेटना है। इट सीम्स लाइक अ फिक्शन, वो स्टार ट्रेक मूवी लगती है कि मरीज एक मशीन के सामने लेटा है, वो उसके गिर्द रोबोट 2 घंटे घूमेगा, वो चल के वापस चला जाएगा। अच्छा, अब जो नया रोबोट जो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने डोनेट किया है, वो काम जो पहले 2 घंटे में होता था, अब ये 20 से 25 मिनट में हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है, मरीज चल के अंदर जाता है, लेटा है रोबोट के सामने, वो रोबोट उसके गिर्द 2 घंटे घूमा है, वो या अभी घंटा या 30 मिनट, और उसके बाद मरीज चल के वापस जाएगा। उसको कोई इमीडिएट साइड इफेक्ट भी इसका नहीं है, या अदरवाइज कोई बहुत बड़े ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट नहीं है। जिन मरीजों का साइबर नाइफ के साथ इलाज हो सकता है, जिनको हम सिलेक्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर इसकी प्रोग्नोसिस और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर, अब तक जब से साइबर नाइफ आया पाकिस्तान, कितने मरीजों का इलाज? हज़ारों। अब 2012 से पहले एक यूनिट था, 2018 में दूसरा लगा, 24 में तीसरा लगा, ठीक है। तो अब तो हमारे पास, हम जैसे ही हमारे ये नए प्रोजेक्ट हम प्लान कर रहे हैं, तो अल्लाह ने चाहे, इस वक्त हमारी 200 की कैपेसिटी है डेली पेशेंट को ट्रीट करने की, ठीक है। लेकिन ये इंशाल्लाह हम अगले साल रमजान तक बढ़ाएंगे इसको,
400 मरीजों की डेली रेडियोथेरेपी की कैपेसिटी होगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह इंशाल्लाह। है। अच्छा अली, जिस तरह हम बात करते हैं, हम अक्सर बात करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के मंसूबे ऐसे हैं और सड़कें टूटी फूटी कराची की नज़र आती है, ख़ास तौर पर तब जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब बारिश होती है पानी आता है तो पानी ज़्यादा भी आ जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम डॉक्टर साहब ज़्यादा पानी आता है, तो जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट हेल्थ पे कितना काम करी है, इस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा निगलेक्ट नहीं कर देते। हालांकि पूरे डॉक्टर साहब, आप खासतौर पर जो बात हो रही है साइबर नाइफ के हवाले से या जिन्ना हॉस्पिटल के हवाले से, पूरे पाकिस्तान से मरीज आते हैं या सिर्फ मखसूस किया हुआ आप लोगों ने कराची और सिंध? मैं लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ ताकि उनको अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो डेवलपमेंट हेल्थ के अंदर की है ये अनप्रेसिडेंटेड है। अगर हम आज कैंसर की बात कर रहे हैं, लीनियर एक्सेलरेटर की बात कर लेते हैं, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई 50 कोबाल्ट मशीनें हैं कुछ, लेकिन जो लीनियर एक्सेलरेटर हैं वो 50 के करीब हैं टोटल। उसमें से 25 सिंध में है, ठीक है, बाकी पूरे पाकिस्तान में 25 हैं। आज भी केपी के गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ केपी के जो है या बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंदर एक भी लीनियर एक्सेलरेटर सरकारी अस्पताल में नहीं लगा हुआ, जबकि पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर आप लोग गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने यहाँ भी लगाया है, सिविल में भी, ओजा में, गम्बट में, ठीक है। तो हेल्थ के अंदर सिंध का जो काम किया हुआ है उसमें तो कोई किसी किस्म का किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। तीनों सूबों से आगे है, ये बात तीनों सूबों से आगे। और मेरा ताल्लुक पंजाब से है, मैंने ग्रेजुएशन खैबर मेडिकल कॉलेज से किया है और मैं कराची में हूँ, तो मुझे तीनों इन डेप्थ क्या हो रहा है उसका पता है। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो तावन पेशेंट एड फाउंडेशन के साथ है, अब हमारे साथ 25 साल का ऑपरेशनल एग्रीमेंट साइन कर लिए। उन्होंने कहा है कि पहले पेशेंट एड फाउंडेशन खुद कर रही थी, 2018 में बिलावल भुट्टो साहब गवर्नमेंट एक दफा विजिट किया, और अब इस वक्त ये है कि वो कहते हैं कि जो $1 आप रेस करेंगे तो $1 गवर्नमेंट ऑफ सिंध मैच करेगी। मतलब ये एनजीओ को ये इनकरेजमेंट है। पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ अर्सा पहले AKU में एक मीटिंग थी, प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर कर रहे थे, CM साहब भी थे, गवर्नर साहब भी उसमें थे, वाइस प्राइम मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। मैंने उधर भी यही बात की थी कि कोई भी गवर्नमेंट चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, जो मर्जी कह ले, किसी सूरत में भी हम इस एग्जिस्टिंग मॉडल के साथ कभी भी लोगों को एक क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं दे सकेंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो हमारे साथ की है या बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ की है, पाकिस्तान में अगर हम चाहते हैं कि लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए हेल्थ की फैसिलिटी बेहतर हो, उसका सोल्यूशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। और उसके लिए बाकी सूबों के लोग हैं, जो उनके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो आएँ और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो JPMC, SAUT या बाकी इंडस या बाकी लोगों के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रही है, उसको देखें और उस मॉडल को इमुलेट करें, उस मॉडल को बाकी प्रोविंसेस में लेके जाएं ताकि उनकी पब्लिक को भी फायदा हो। हमारे पास 167 शहरों से पाकिस्तान के और 15 मुल्कों से लोग इलाज करा के जा चुके हैं। हमारी फैसिलिटी फ्री है, ह्यूमैनिटी डिमांड के फेलो ह्यूमन बीइंग। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि इंसान मुसलमान नहीं, तो हमारा कोई भी इंसान किसी भी नेशनैलिटी का हो, रिलीजन का हो, एथनिसिटी का हो, हमारी फैसिलिटी उसके लिए फ्री है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कदम है ये आपकी, जाहिर है मेहनत भी इसमें शामिल है। बल्कि सवाल में इसलिए पूछ भी रहा था आपसे कि लोगों को पता चले कि हुकूमती सतह पर फिर आपकी इस कारकर्दगी की वजह से किन एजाज़त से आपको नवाजा गया अब तक? मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ दिए। पाकिस्तान नेवी ने मुझे ऑनरेरी सर्जन कमांडर का रैंक दिया, रॉयल कॉलेज ऑफ एडिनबरा ने मुझे फेलोशिप दी है, और रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी जो है, रेडियोलॉजी एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का एक कॉलेज है जी, और आज तक उन्होंने 1895 में बना था, आज तक 61 लोगों को उन्होंने फेलोशिप दी है, ऑनरेरी फेलोशिप दी है। हमारे लिए पाकिस्तान के लिए ये एजाज बेसिकली उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने इस साइबर नाइफ के लिए हेल्प किया, उन डोनर्स के लिए है, गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए है। इसी तरह वो जो लोग जनाब में काम करते हैं, मेरी रिकग्निशन, मैं वाहिद आदमी हूँ जो इस हिस्ट्री में कि जिसको उन्होंने रेडियोलॉजी एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी दोनों में एक्नॉलेज किया। तो वो एक रिकग्निशन मेरी नहीं है, वो जना के अंदर जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब की है। नेचुरली वो सामने कोई एक बंदा रिसीव करता है, बट दिस क्रेडिट या इसका जो बेसिकली हक जो है वो उन सब का उसमें शामिल है। इंतसारी और मोहब्बत है आपकी, तो अच्छी बात है, टीम के तौर पर आप सबकी बात कर रहे हैं,
इंडिविजुअल से तब बात नहीं करें। अच्छा, ये तो हम बात कर ही रहे हैं साथ साथ, लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम रही, फिर कराची मूव हुए आप मुसलसल कराची में मौजूद भी, रिटायरमेंट के बावजूद भी। जी, मेरा ताल्लुक पंजाब से है। मैट्रिक तक मैं गांव में था। पंजाब कहाँ से? एक वैरोवाल, एक डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर एक छोटा सा जगह है, ठीक है। एंड वैरोवाल से आपको नाम से अंदाजा हो गया, वैर दुश्मनी पालने वाला, विराट के मशहूर है वैर, तो उस वजह से वो हम वहाँ से फिर कराची शिफ्ट हो गए। कुछ हादसे हुए थे फैमिली के अंदर, तो उसके बाद मैंने MBBS खैबर मेडिकल कॉलेज से किया और FCPS मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियन से PNS शिफा के साथ ट्रेनिंग करके की है। और अब मेरी ज़िंदगी इधर ही गुजर गई। मेरे वालिद वालदा चूँकि यहीं पे कराची में दफन हुए हैं, मैं ज़िंदगी भर बहुत सी अपॉर्चुनिटी आई, कैनेडियन इमिग्रेशन हुई, UK की जॉब हुई, लेकिन हर चीज़ को लास्ट मोमेंट पे इसलिए छोड़ दिया कि जब तक वालिदैन जिंदा है तो मुल्क से नहीं जाऊँगा। मेरे वालिद साहब अभी लास्ट ईयर फौत हुए, 94 ईयर्स की एज में। तो अल्लाह ने तौफीक दी, उनकी खिदमत की, तो अब दोनों इधर जिंदा हैं, तो अब मेरा मरना जीना इधर ही है, कराची में ही। और अच्छा, रमज़ान मुबारक के हवाले से अगर पूछूं आपसे, क्या रूटीन होती है आपकी? आम दिनों में ज़ाहिर कुछ और होती होगी, रमज़ान मुबारक के हवाले से क्या रूटीन चेंजिंग आ जाती है? नहीं, रूटीन रमज़ान में हमारी काफ़ी सख्त हो जाती है, क्योंकि एक तो जिना हॉस्पिटल में अगर कभी आप लोगों को मौका मिले तो हमारी तवाम गाह एक जगह है, तवाम इज़ अ वर्ड फ्राम कुरान का खाने की जगह। तो जिना अस्पताल में जितने भी अटेंडेंट्स होते हैं, हर रोज़ उनको सुबह का नाश्ता और रात का खाना हम वहाँ पे तवामगाह में देते हैं। वो आप जाके देखेंगे तो जितना मेरा डिपार्टमेंट साफ़ सुथरा है उसी तरह का साफ़ सुथरा एरिया। तो एक तो वहाँ पे हम सैरी कराते हैं। अच्छा, तो 600 बंदों की सैरी डेली होती है और 1000 बंदों की अफ्तारी डेली होती है। एक वो बिजी हो जाते हैं। फिर रमज़ान में सब वो जो भी दोस्त आगे पीछे होते हैं या अदरवाइज मैंने देखा है कि लोगों को उस वक्त माँ बाप याद आ जाते हैं, बदकिस्मत लोग होते हैं जो नहीं करते बाकी खिदमत, लेकिन रमज़ान में याद आता है। तो रमज़ान में हमारे पास पेशेंट का भी टर्नओवर उस लिहाज से बढ़ जाता है, बड़े लोगों का बढ़ जाता है, तो ज़्यादा बिजी गुजरता है। अच्छा, जब इतना आप मसरूफियात में घिरे हुए हैं, घर वालों को शिकायत तो होती होंगी कि टाइम नहीं देते? नहीं, मेरी 2 बेटी हैं माशाल्लाह। एक डॉक्टर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक दुबई में, एक लंदन में है। वाइफ मेरी स्टॉक इन्वेस्टर है। हाँ, वो 4 मेरे ग्रैंडसन्स हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक ने इन काम की बरकत से एक ज़िंदगी में बहुत सुकून दिया हुआ है। मैं जैसे मैंने बताया कि मेरा ज़्यादातर टाइम जिना में गुजर जाता है जी। तो उस मरीजों की कह लें दुआओं की वजह से ज़िंदगी में अल्लाह की हर दी नेमत और रहमत और बरकत है, ठीक है। तो ज़िंदगी सुकून में गुजर रही है, बेगम भी सुकून में। सही बेगम मैं ज़रूर कहता हूँ वो विजिटिंग वाइफ है, क्योंकि वो कभी एक बेटी के पास, फिर दूसरी बेटी के पास, कभी हमारी बारी भी आ जाती है। आपके साथ टाइम निकालना भी तो बड़ी बात है, मरीजों को जाहिर है उनसे फुर्सत मिलेगी तो आप जाएंगे, बिल्कुल भी बात भी है। अच्छा जी, ब्रेक में जाने से पहले मेरा ख्याल नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत देंगे खान को जी। जैन तारे मदीना के जलवे, जिनके दिल में समाए हुए हैं। ताज तारे मदीना के जलवे, जिनके दिल में समाए हुए हैं। दूर रह कर वो कुर्ब आशना है, दिल मदीना बनाए हुए हैं। दूर रह कर वो कुर्ब आशना है, दिल मदीना बनाए हुए हैं। आले अतहर का सदका ता हो, मुफलिसी का हमारी भला हो। आले अतहर का सदका ता हो, मुफलिसी का हमारी भला हो।
ऐ सखी आपके दर पे हम भी दामने दिल बिछाए हुए हैं। और मेरी औकात कुछ भी नहीं है, खुद मेरी ज़ात कुछ भी नहीं है। मेरी औकात कुछ भी नहीं है, खुद मेरी ज़ात कुछ भी नहीं है। मेरे सरकार का ये करम है, बात मेरी बनाए हुए हैं। मेरे सरकार का ये करम है, बात मेरी बनाए हुए हैं, बात मेरी बना